कल की क्लास में कहाँ तक कर चुके थे हम लोग? ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी का डेफिनेशन। ठीक। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी एंड relative permeability, magnetic materials are classified into 5 categories: ferromatic, parametric, diametric, ferrite. Ferrite ferrimatics are same, and next one is antiferromatic. तो एक एक करके शुरू करेंगे। फर्स्ट वन इज ferromatic materials. Ferromatic materials. हमने जैसे देखा है कि पिछली क्लास में भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। दे अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है या जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक। अब ये इस स्पेशल बिहेवियर गिने चुने मटेरियल ही दे पाते हैं। एग्जाम्पल इज फेरस, कोबाल्ट, निकल and their alloys. Ferrous means iron only, right? तो फेरस कोबाल्ट निकल उनके alloys जो है ये मटेरियल शो करते हैं इस तरह का नेचर। ये आर द बेस्ट एग्जांपल्स। नाउ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के बाद कहानी है कि व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे देन मैग्नेटिक फील्ड inside the material increases rapidly, बहुत तेजी से बढ़ता है, but slow down at higher magnetic field and also gets saturated। ठीक। तो इसका ग्राफ आप दिखा सकते हैं। ऑल्सो नोन एज BH कर्व। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इनिशियली, जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये रेट ऑफ इंक्रीज बाद में जाके स्लो डाउन हो जाता है और एक टाइम तक पहुंचते पहुंचते फिर मशीन सेचुरेट हो जाती है, मटेरियल सेचुरेट हो जाता है। उसके बाद आप कितना भी बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिए ये और अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि मटेरियल सेचुरेट हो गया। इनिशियली बाहर से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड दिया, मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इंक्रीज हुई, लेकिन ये रेट ऑफ इंक्रीज जाके बाद में कम हो जाता है। ठीक। तो सैचुरेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होते हैं और जल्दी ही सैचुरेट भी हो जाते हैं। ओके।
बात समझ रहे हैं? कोई भी? जी यस सर। सर यस। ओके, जल्दी सेचुरेट जाते हैं। उसके बाद सेचुरेट होने के बाद अगर आप जो अप्लाइड फील्ड है उसको रिमूव करिए तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूस होता है, लेकिन सेम पाथ से नहीं। आप वापस से फील्ड रिड्यूस करेंगे, जीरो कर देंगे, तो भी इतना फ्लक्स मशीन में बचा रहे, मटेरियल में बचा रह जाएगा। इट इज इसी तरह से परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। ठीक। आपने बाहर बाहर से पहले मटेरियल में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन आपने बाहर वाला फील्ड जीरो कर दिया, फिर भी अंदर वाला फील्ड जीरो नहीं है, तो अब ये मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। ये सुनो, यस सर। दिस पार्ट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और यही मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बन पाते हैं और कोई नहीं बन पाता है। हाँ, इस रिटेन्ड फ्लक्स को अगर खत्म करना है, इस रिटेन्ड फ्लक्स को अगर खत्म करना है, तो आपको नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक? आपको कुछ इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़े, वापस से नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मतलब ये वापस मटेरियल न्यूट्रल हो जाएगा। ये सुनो, दिस पार्ट इज कॉल्ड कोर्सिविटी। और ऐसा ही आप अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड BH कर्व ऑफ। ग्राफ पूरा बना लिया हमने, अब इसकी कहानी लिख लें। बन गया तो बताइए, हो गया? अच्छा सर, ये कोई भी मैग्नेटाइज मटेरियल को अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में करने से वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है क्या सर? हाँ, हो जाता है। ये मैग्नेट है आपके पास, सपोज करिए इधर नॉर्थ इधर साउथ, आप अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए, डीमेटाइज हो जाएगा। सर सपोज कोई भी एक मैग्नेट है मेरे पास, लाइक स्पीकर में जो यूज करता है ना, जो भी हाँ है उस हाँ, वो डीमैग्नेटाइज हो चुका है ना, उसको भी अभी डीमैग्नेटाइज करने का कर सकता है क्या हम लोग? कर सकते हैं। ओके सर। हो गया? यस सर। ओके, नाउ the after saturation the remaining story is, if external magnetic field is reduced, then internal field also reduces। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड घटा देंगे तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, बट नॉट इन सेम रेट। जिस रेट से बढ़ा था उस रेट से
नहीं घटेगा। Therefore, when external field becomes zero, then also some magnetic field is retained. जब आप एक्सटर्नल फील्ड खत्म कर देंगे तब भी कुछ इंटरनल फील्ड रिटेन रहेगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। साथ में लिख रहे हैं आप लोग। तो रिटेंटिविटी, अब ये परमानेंट मैग्नेट बन चुका है, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन अंदर उसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। it is a retained permanent magnet. Now, to remove internal flux, opposite field is required, and the amount of field required is called coercivity of material. So we got three distinct points: saturation, retentivity, coercivity. ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और coercivity of the material. Further, same process can be done in opposite direction to complete a loop. ठीक, आप अपोजिट डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड लगा के घटा दीजिए तो एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। अब देखिए, मैग्नेटाइजेशन हो क्यों रहा था? डोमेन अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहे थे। जब ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो आपस में फ्रिक्शन से लॉस होता है, हीट लॉस। ठीक, तो इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में लॉस भी होता है, हीट टेम्परेचर के फॉर्म में। इसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक, और इसलिए इस कर्व को हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं। In this process, there is heat loss. Therefore, there is heat loss known as hysteresis loss. Heat loss होता है जिसको आप hysteresis loss भी कहते हैं। There is a heat loss. Therefore, this graph is known as graph is also known as hysteresis curve of ferromagnetic material.
further, average loss is equal to area of the loop. टोटल लॉस कितना हुआ? इतना इस लूप का एरिया है। ठीक, अभी रेक्टेंगल और सर्किल तो है नहीं कि फॉर्मूला मालूम है, एरिया निकाल लेंगे आप। क्या करना पड़ेगा? हम प्रैक्टिकली निकालते हैं। प्रैक्टिकली hysteresis loss is calculated as hysteresis loss W at in watts is equal to KH B max to the power n FV. What is KH? It is coefficient of hysteresis loss. B max is maximum flux density. F is frequency. V is volume of material. And N is equal to a constant depending on material. सबसे कॉमनली जो यूज होता है मटेरियल होता है एज अ कोर, या जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एप्लीकेशन होता है, दैट मटेरियल इज सिलिकॉन स्टील n equal to 1.6. If not mentioned, अगर मेंशन नहीं किया मटेरियल कौन सा है तो आप उसको ऑटोमेटिकली सिलिकॉन स्टील मान लेंगे एंड हिस्टेरेसिस लॉस विल बिकम KH B max to the power 1.6 FV. नोट कर लिया? कुछ बच गया है तो बताइए। सर थोड़ा धीरे से जाइए थोड़ा। आप लोग माइक ऑन करिए, रोकिए। मेरे ऊपर छोड़ देंगे तो मैं तो खत्म कर दूंगा ना बेटा, मैं तो टीचर हूँ। कहाँ पे छूटा आपका बताइए? ओ, एन का आगे क्या है सर? N is a ओ, constant. ओके ओके ओके। देख लीजिए, समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कोई लाइन आपको दिक्कत दे रही है तो बताइए। सर ये सिलिकॉन स्टील क्या को बोलते हैं ना? स्टील में सिलिकॉन मिला देते हैं। ओके। एलॉय है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज जब आप देखने जाएंगे ना, तो यस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जनरली कोर वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर, मशीन का कोर, इंडक्टर का कोर वहां पे यूज होता है। और जो सबसे कॉमन मटेरियल है जिससे ये सब काम किया जाता है वो है सिलिकॉन स्टील। तो अगर नहीं भी मेंशन है, जस्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दिया है, तो हम मान लेते हैं कि वो सिलिकॉन स्टील। ओके। और कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, नहीं है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मटेरियल?
वेबर, जी, टेस्ला, टेस्ला सर, टेस्ला। टेस्ला। इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला टी। नंबर 2, what is the unit of coercivity of a material? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए क्लास में। सर मालूम नहीं है ना सर। बी का यूनिट जो है ना टेस्ला होता है। एच का यूनिट क्या होता है? एच मतलब सर ये इंडक्टेंस? नहीं, ना ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड। सर डेल्टा है क्या? इट इज एम्पियर पर मीटर। एक मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। हम जब मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर से कैलकुलेट करते थे पुराने जमाने में, बी की वैल्यू क्या आती थी? μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है वेबर। फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। तो प्लस वेबर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है वेबर। ठीक, एंड एच आप म्यू नॉट हटा दीजिए वहां से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है ना। इट इज 1/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। मीटर 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 कैंसिल, साइन थीटा कोई यूनिट नहीं, एम्पियर पर मीटर आंसर। एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर। इन सम केसेस जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एम्पियर टर्न्स पर मीटर भी होती है। एम्पियर पर मीटर या एम्पियर टर्न्स पर मीटर। Coercivity is what? Magnetic flux density required to remove internal flux. Retentivity is magnetic flux density retained in the flux material. Then ये चले, हाँ, last data in ferromagnetic material, mu r is very high. कितना high? Starts from around 300 and can go up to 20,000. लिख लीजिए, फिर इसका मतलब समझते हैं हम। What is mu r? Mu r is the ratio जितना टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई हो जा रही है या इंक्रीज हो जा रही है। ये सुनो, म्यू आर इज इसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना म्यू नॉट को। रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिटिविटी। नॉर्मली आयरन वगैरह आप उठा के कोई भी नॉर्मल रॉट आयरन यूज करेंगे तो उसकी भी परमिबिलिटी 500 से 1000 होती है। ठीक, तो अगर आप एक आयरन मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, बाहर से 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो 500 टेस्ला होगा। ये मटेरियल है,
आपने बाहर से 1 टेस्ला दिया, अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? इफ म्यू आर इज 500 टेस्ला होगा। मतलब आपने बाहर से 1 टेस्ला दिया, 499 टेस्ला इसने खुद प्रोड्यूस किया है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ही मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दें, बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ बह जाए। इसीलिए जब आप बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाते हैं, ये मैग्नेटाइज्ड रह जाते हैं। आपको कोई 100 रुपए दे, या आपका ये पॉकेट, आपके पास एक पॉकेट है या बॉक्स है, इसमें कोई 100 रुपए डालता है, यहां पहुंचते ही उसमें 500 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 50,000 रुपीज हो जाते हैं। आपको ये बॉक्स पसंद आएगा कि नहीं? 100 रुपए डालो, 50,000 हो जाएगा। 1 रुपए डालो, आएगा। 500 रुपया हो जाएगा। चाहिए आपको ये? चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। चाहिए। सबको चाहिए ये वैसा बॉक्स। ठीक, तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज होता ही होता है। इतना बड़ा एडवांटेज हम लोग छोड़ते नहीं हैं। क्लियर? नाउ उस पर फिर से आएंगे जब हम इंडक्टर करेंगे। सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, they are also attracted by magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, बट अट्रैक्शन इज वेरी वीक। बहुत कमजोर होता है अट्रैक्शन, पता भी नहीं चलता है। तो हियर म्यू आर इज मोर देन 1 एंड ससेप्टिबिलिटी इज मोर देन 0। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगी, ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, लेकिन अट्रैक्शन बहुत वीक होगा। म्यू आर इज 1 प्लस चाई। म्यू आर अगर 1 से ज्यादा है तो चाई की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। दिस वन इज अंडरस्टूड? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यह बहुत ज्यादा थी। ठीक, नाउ एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एयर। हमारा एटमॉस्फेयर पैरामैग्नेटिक है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड soft metals like manganese, magnesium। ठीक, नाउ सर जी, इसका पास प्रॉपर्टी सर क्या बोल रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा है उसको। कौन मैग्नेटिक सा? फील्ड, ये जो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बट अट्रैक्शन इज वेरी वीक, मतलब इससे क्या शो कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी, हम समझ में नहीं आ रहा है सर ये इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे दिखाया था। हम्म। कंपैरेटिवली ये एबनॉर्मल है। आपने 1 टेस्ला दिया, यहाँ डेंसिटी कितनी 500 टाइम्स हो गई, 500 टेस्ला हो गया। हम्म। आप यहाँ 1 टेस्ला देंगे, यहाँ पे 2 टेस्ला हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का 3, 1 का 2 करना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 3, 1.5 2.5 एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ 500 20,000।
ये दोनों सेम तरह की प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत बड़ा गैप है इसके बीच में। अब क्योंकि 1 का 2 हो रहा है, म्यू आर इज 2, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना, कितना टाइम्स बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स म्यू आर इज मोर देन 1। नहीं, मेरा सर क्वेश्चन ये है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड से ही तो ये पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बनाता है ना सर। हाँ, उसमें एट्रैक्शन का क्या बात हो गया, मतलब समझ में नहीं आया आप जो जो इलेक्ट्रिक सेंटेंस लिखे हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बट अट्रैक्शन इज वेरी वीक, इसको नहीं समझे सर ये ये सेंटेंस। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, अगर मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। दोनों करेगा की सर, लेकिन बनाता तो उसी से है ना सर, उसका फिर अट्रैक्शन क्या क्या मतलब है। अट्रैक्शन से मतलब नहीं है, मीनिंग जो है ना, हम्म देखिए ये लाइनें, ये ऑरेंज कलर की लाइंस क्या दिखा रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या हम्म एक्चुअल में कोई लाइन निकलती है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट नहीं से? सर, दे आर इमेजिनरी है। जस्ट दे आर जस्ट इमेजिनेशन, राइट? हाँ सर। एक्चुअल में तो वो इमेजिनेशन है। यस। यहाँ डेंसिटी कम ज्यादा है, सॉरी यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है। देखने में ऐसा लगता है कि इसने सारी लाइनों को अट्रैक्ट कर लिया है अपने अंदर, ओके। तभी तो डेंसिटी बढ़ गया। सर। अट्रैक्शन बेस्ड ऑन आवर थ्योरी, हम ये अट्रैक्शन रिपल्सन भी बोलते हैं उसको। यस। फ्लक्स का बढ़ जाना मीन्स फ्लक्स का अट्रैक्ट होके बढ़ जाना, ये खुद अंदर से प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अपना क्लोज पाथ कंप्लीट करती है, तो यहाँ से भी जो भी प्रोड्यूस होगी वो भी बाहर जाएगी, अंदर आएगी। यस। लेकिन देखने में ऐसा लगा कि जितनी है सब बाहर वाली अट्रैक्ट होकर के अंदर आ गई। यस सर। ठीक, ओके। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, बी एच कर्व इज स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि बी एच कर्व स्ट्रेट लाइन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ना तो सेचुरेशन होता है, ना रिटेंटिविटी मिलती है। इसी लाइन पे अप डाउन करते रहिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड घटा देंगे, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। नो रिटेंटिविटी, नो कोरेसिविटी, पैरामैग्नेटिक में कुछ नहीं मिलता है ऐसा। तो हियर वी हैव नो सैचुरेशन। होता भी होगा तो इतना हाई लेवल पे होता होगा जहां तक पहुंचे नहीं कभी। नो सैचुरेशन, नो रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी। ठीक, आगे चले। हाँ सर। हाँ तो सर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हमारे पास कुछ खास यूज नहीं है, सिर्फ एक यूज है, हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होता है यहाँ पे। जहां बहुत ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस होता हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस से प्रॉब्लम हो रहा हो, वहां पे इसको लगा दीजिए। यू डोंट नीड, नॉर्मली हमें पैरामैग्नेटिक नहीं चाहिए होता है। थर्ड वन इज, इसका इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे एक्सप्लेनेशन हमें नहीं करना है, बस जस्ट डेफिनेशन जानना है। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं those materials which have
two unpaired electrons. Now, when external field is applied, one gets excited and the other gets de-excited. एक एक्साइटेशन बढ़ेगा, एक का de-excitation होगा, and the de-excitation is more than excitation. De-excitation excitation से ज्यादा होता है, hence net magnetic field inside the material is reduced. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर है वो घटेगा, ठीक, hence they appear to repel magnetic field. अगेन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती है, सो एग्जांपल है इसका गुड कंडक्टिंग metals like aluminum, copper, silver, gold, etc. जितने हाई गुड कंडक्टिंग वाले हैं सबके सब डायमैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करते हैं, नॉट आयरन, ठीक. एंड नाउ mu r is between 0 to 1 and susceptibility is between -1 to 0. ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट एमसीक्यू है. तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है सर? कहीं नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है सर इसका. नहीं. फेरो को तो सर परमानेंट मैग्नेट के लिए एप्लीकेशन बनाते नहीं, हैं. एप्लीकेशन नहीं है, सेफ्टी है. तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पे इस हाँ तरह सर. के मटेरियल अवॉइड किए जाएंगे, और कोई सिग्निफिकेंस पॉइंट नहीं लिख सकते. ठीक, आगे चले. हाँ, नेक्स्ट इज फोर्थ, इट इज फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स. फेरीमैटिक मटीरियल्स, देखिए, जनरली दे आर कंपाउंड्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल. अच्छा, मटेरियल को जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक और फैक्टर होता है. उस फैक्टर को समझाने के लिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, थोड़ी इसको थोड़ी देर के लिए. लेट्स टॉक अबाउट कार्बन. कार्बन इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. Sir, it depends on temperature. बैड कंडक्टर. वेट कार्बन कंडक्टर इज अ में गुड
कार्बन इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? सर आइसोटॉप्स का ऊपर ही डिपेंड होगा क्या सर? सर जैसे बैड कंडक्टर है। ग्राफाइट जो है आइसोटोप? कंडक्टिंग करता है सर। ग्रेफाइट आइसोटोप है क्या? ग्रेफाइट एंड डायमंड आइसोटोप है? सर कंपाउंड है सर। कंपाउंड। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है बस कार्बन का। कार्बन एटम वही है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट ए गुड कंडक्टर है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, बैड इससे कंडक्टर। अच्छा इंसुलेटर नहीं कोई। डायमंड इज द बेस्ट इंसुलेटर पॉसिबल। अभी तक जितने इंसुलेटर दुनिया में हैं, सबसे अच्छा इंसुलेटर डायमंड है। आप अगर पास बहुत पैसा है तो आप इंसुलेटर की जगह डायमंड डायमंड लगाते जाइए। दे आर बेस्ट इंसुलेटर्स। ओके सर। एक एक गुड कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। अब वही आपसे पूछे कि ये कार्बन गुड गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या? देयर इज नो डायरेक्ट यस और नो। बात सर समझ रहे हैं? कंफ्यूज है सर। इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस मटेरियल को बनाया कैसे गया, कई तरह से। जब आप मेटल्स को निकालते हैं ओर से, जैसे एल्युमिनियम को बॉक्साइट से निकाला जाता है, यस और नो? हम्म। और प्यूरिफिकेशन का एक सिंपल कंसेप्ट होता है, हर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। एल्युमिनियम मेल्टिंग पॉइंट इज अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। तो 800 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करिए, और में से जो भी पिघल पिघल के बाहर निकलेगा, दैट इज एल्युमिनियम। इकट्ठा कर लीजिए, दैट इज रॉ एल्युमिनियम। इसको हम रॉट रॉ एल्युमिनियम कहते हैं, आयरन में रॉट आयरन कहते हैं। ठीक। अब इससे कुछ बनाना होता है, बनाने के लिए इसमें भी स्ट्रेंथ वगैरह लाई जाती है। मेटल्स को ठंडा करिए, गर्म करिए, तो उनकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। तो फिर हार्ड ड्रॉन एल्युमिनियम, हार्ड ड्रॉन कॉपर, और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट स्टील और आयरन में होता है। उसके बहुत सारे स्टेज बना दिए गए हैं, हाई स्पीड स्टील, हार्ड ड्रॉन स्टील, कई तरह का स्टील। तो अगेन मटेरियल इज सेम, आयरन उसी का स्टील, स्टील भी कई तरह का। मटेरियल सेम, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम बनाने का तरीका, तो उस तरह से अल्युमिनियम कई तरह का, फिर कॉपर कई तरह का। तो आपको बुक्स में या अलग अलग जगह पे ये भी मिल सकता है, समटाइम्स इन सम केसेस अल्युमिनियम कॉपर दीज मटेरियल्स आल्सो बिहेव एज पैरामेटिक आल्सो। बात समझ रहे हैं? बट हाँ इन सर, मोर एक जनरल एल्यूमिनियम केस, का लिखा हुआ था, पैरामैग्नेटिक एल्यूमिनियम। हाँ वो केसेस पे जगह जगह पे डिपेंड करता है। इन मोर जनरल केसेस, हमारा जो डेटा अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस दिस डेटा इज फॉर जेई एग्जाम ओनली। ठीक। इससे ऊपर इस डेटा की वैल्यू नहीं है। नहीं जा क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यू सर। ओके। हाँ, फेरीमैटिक मटेरियल, दे आर कंपाउंड्स ऑफ फेरोमैटिक मटेरियल एंड मटेरियल, एंड द बेस्ट एग्जांपल is Fe2O3. Common language, it is also known as ferrite.
ferrite material. This ferrous oxide also commonly. अब इसमें क्या है, फेरोमैटिक मटेरियल भी है और डायमेटिक मटेरियल भी है. बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ferromagnetic material gets positive excitation and ferromatic atoms लिख लीजिए, and diametric atoms gets negative excitation. Ferromatic atoms gets positive excitation and diametric atoms get negative excitation, but unequal. अगर आप दिखाएंगे इसको, दिस इज द मटेरियल, ferromatic material positive excitation, diametric negative, नेगेटिव लेकिन इक्वल नहीं, स्मॉल. दो फोर्सेस unequal and opposite, therefore net effect is that magnetic field increases. देखिए, तो हमने देखा था कि ये जो डायमेट्रिक मटेरियल है, फेरोमैटिक मटेरियल है, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. देखिए, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और क्या कह सकते हैं इसको, ये जो अपोजिट इम्पैक्ट है वो कुछ खास नहीं है. बिहेवियर behavior is close to ferromatic, but behavior is close to ferromatic, but thing is retentivity, main point, retentivity and coercivity not present. तो हिस्टेरेसिस लॉस भी नहीं होगा. क्लियर? यस और नो? yes sir. पांचवा लास्ट इज एंटी फेरोमैटिक मटीरियल. एंटी फेरोमैटिक मटीरियल मोस्टली compounds of paramagnetic and diamagnetic material. तो मोस्टली कंपाउंड है पैरामेट्रिक या डायमेट्रिक मटेरियल से बनके, therefore both positive and negative excitation is present. तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्साइटेशन करेंगे
और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्साइटेशन करेंगे। So both positive and negative excitation is equal. That means net effect is 0, since both positive and negative excitation is present. Therefore, net effect of external magnetic field is 0, and these materials are also known as non-magnetic material. इनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। क्लियर? अब पार्ट्समैटिक व्हील अप्लाई करिए, कुछ नहीं होता इनके अंदर। एग्जाम्पल, compounds like MgO, MnO, etc. Plastic, wood, etc. इस तरह के मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक होते हैं, इन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कल हमारा, क्योंकि क्लास में खत्म कर नहीं पाऊंगा, तो वी गो टू सिलेबस। कल हम लोग इंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स और शील्डिंग, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके सर। तो सर ये टाइमिंग जो 9:30 ही फिक्स है या थोड़ा जल्दी भी कर सके, क्योंकि मेरा थोड़ा क्लास भी था। कल जैसे हम लोग पहले एडमिशन से पहले बात किए थे कि कल पहला सब्जेक्ट खत्म होगा और फिर टाइम टेबल फिर रीअरेंज होगा आपका, सारे टाइम बदलेंगे, क्योंकि इस टाइम डेली। बहुत बाउंडेशन है। अभी ये जस्ट क्लास खत्म होने के बाद मेरा दूसरा क्लास है, तो ये जो क्लास टाइमिंग आपके पास है ना, इसमें मैं भी बाउंडेड हूँ कि मुझे अगर कभी ज़्यादा क्लास लेनी है तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। एक ओके घंटे ओके सर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा टाइम टेबल आपका रीअरेंज करूंगा। इवनिंग वाला क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा, मॉर्निंग वाला जो दोनों क्लास है उसका टाइम चेंज होगा। ठीक है सर। ठीक है, कल पहला चैप्टर पहला सब्जेक्ट खत्म करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर 4 दिन में दूसरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे। डिजिटल मेरे ख्याल से पीछे चल रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। के बाद कल का टाइम यही है, कल के बाद स्पीड बढ़ेगा आपका। थैंक यू नोट सर। कर लिया? ओके, थैंक यू।